रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में आज के दिन में इतनी ज़रूरत की चीज़ है, इसके ऊपर इतना काम चल रहा है, तो नेचुरली इसमें अब करियर एस्पेक्ट जो हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये भी बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन आज भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली करना क्या है, क्या पढ़ाई करें, कैसे करके आगे बढ़ें, कैसे हम इन रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन में या एज एन इंडस्ट्री हम कैसे इसमें भागीदारी कर सकते हैं। जी देखिए, पहले ये समझते हैं कि अभी इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल्स चाहिए रिन्यूएबल के लिए, वो थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम जो ट्रेडिशनली कोल के लिए चाहिए। सो प्रोसेस सेम है, आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है। बट जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है उसको पैनल्स लगाना, उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, वो एक थोड़ा डिफरेंट स्किल सेट चाहिए फ्रॉम जो ट्रेडिशनली एक कोयला का प्लांट सेटअप करने का। सो ये स्किल सेट्स हर लेवल पे चाहिए, फ्रॉम बेसिक टेक्नीशियंस टू डिज़ाइनर्स जो कि पूरा सिस्टम को डिज़ाइन करें, ये समझे कि किस जगह पर कितना सोलर इरेडिएशन है, कितना उससे बिजली मैक्सिमम बन सकती है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी लगेगी, और उसको ऑपरेट और मेंटेन करने वाला, ये पूरी वैल्यू चेन में हमको लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें कई सिनेरियोज में मैन पावर की प्रोजेक्शन करी थी। तो जो बेस्ट सिनेरियो था वो ये कहता था कि ओवरऑल रिन्यूएबल में, सोलर नहीं, ओवरऑल रिन्यूएबल में आपको करीब करीब 30 लाख नए जॉब्स चाहिए बाय 2050। अब अगर आप 20 से 50 ले लें और ये माने कि ये तो एक लीनियर प्रोग्रेशन है, तो एवरेज 1 लाख जॉब्स आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कितना बड़ा स्रोत बन सकता है। आधी तो आपकी जो आज के दिन में अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, तो तैयारी कैसे होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर अब एक स्पेसिफिक कोर्स ही नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए अब तक कि फॉर एग्जांपल बीएससी इन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? तो ऐसा कुछ है क्या सर अभी? देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्कूल है, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। आप लोग इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, मैं इतना नहीं हूँ, बट मैं बहुत ही बेसिक तरीके से, जिस तरीके से मैं गुजरा हूँ वो बता रहा हूँ। तो जब मैंने स्कूलिंग करी तो उस टाइम मुझे रिन्यूएबल एनर्जी, खैर उस टाइम इतना था भी नहीं, बट आज की डेट में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ कुछ डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर? ओके, मुझे नहीं लगता है। हमारे यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज करके है, जिसमें एक चैप्टर हो सकता है। जी जी जी। बट क्या हम वहाँ से बच्चों का जो एक फाउंडेशन लेइंग होती है वहाँ से स्टार्ट करें, उनको उतना समझ में आ जाए कि दिस इज एन एरिया वेयर दे कैन लुक एट एज अ जॉब सीकर या एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। ओके, वो मुझे लगता है एक मेजर एरिया है जहाँ पर अभी एंड ये तो पूरा करिकुलम की बात है, तो उसमें देखना पड़ेगा। फिर जब आप वहाँ से निकलते हो तो इंजीनियरिंग तो काफ़ी प्रोमिनेंट है हमारे देश में। उस इंजीनियरिंग में ट्रेडिशनल कोर्सेज तो वही हैं, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वो बीटेक भी देता था पावर सिस्टम के ऊपर। बट अभी तक के मैंने ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल रिलेटेड कोर्सेज नहीं देखे। हालांकि मैंने सुना है कुछ एक यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर कर रहे हैं, तो आपकी ये जो बात है बेहतर है कि कुछ एक जैसे बीएससी है, या बीएससी इन रिन्यूएबल, या बीएससी, और देखिए रिन्यूएबल के मैंने बोला बहुत सोर्सेज हैं, तो बीएससी क्या सोलर में, या बीएससी विंड में, तो या बीएससी बायोमास में, बिल्कुल, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर आइडिया आपका। तो अभी फिलहाल आप ये कह रहे हैं अभी ऐसी व्यवस्था में फिलहाल तो नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। कुछ एक पढ़ा है मैंने, मुझे पता नहीं कि उसका कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, मैं वही करना चाहूँगा जिससे मुझे इंडस्ट्री में ऑप्शन मिले। सो ये कोर्स हैज़ टू बी डेवलप्ड विद द इंडस्ट्री इन पार्टिसिपेशन। सर आपने जो बताया था, मुझे हम लोग पीछे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपने एमबीए इन पावर मैनेजमेंट किया है। बिल्कुल। तो ये मजे की बात ये है कि हम लोग अभी बहुत कम लोग जानते हैं एमबीए इन पावर मैनेजमेंट के बारे में, कुछ बताएं इसके विषय में। मैंने जैसे बोला, ये नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एमबीए इन पावर मैनेजमेंट किया था, और मैं 2004 में पास आउट हुआ था, उस टाइम पहला बैच था। तो मेरे लिए मतलब एक नया एरिया था, बट
कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक एरिया है। एमबीए करने का हमेशा से मन था, बट मैं ये भी जानता था कि जो मैंने इंजीनियरिंग करी है वो कहीं ना कहीं खो ना जाए। एमबीए करके आप कुछ भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आया तो थैंकफुली मैं सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद इस कोर्स में सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने एमबीए तो पढ़ा, बट जैसे आप कह रहे हो सब्जेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक पावर सेक्टर, हर सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट्स भी होते थे। अच्छा, तो उससे मैं एमबीए तो बना, बट साथ में एक स्पेशलाइजेशन, और ये वैसे ही है जैसे कोई फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करता है, कोई मार्केटिंग में करता है, वैसे ये पावर में था। तो फिलहाल ये एक्चुअली और कितने इंस्टीट्यूट्स में है गया? अभी तक फिलहाल एक ही इंस्टीट्यूट कर रहा है। अब ये इंस्टीट्यूट में भी आई एम एज फार एज आई नो अभी नहीं हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स जहां पर डेडिकेटेड कोर्सेज हो रहे हैं। ओके, पावर मैनेजमेंट जी, 2 या 3 इंस्टीट्यूट तो मैं जानता हूँ जहाँ चल रहा है, और कई सारे जिनसे मेरी बात होती है, आई अंडरस्टैंड कि वो लोग भी करने की प्लानिंग में है, बिकॉज ये तो सबको पता है कि रिन्यूएबल एक बहुत मेजर एरिया है जो कि आने वाले समय में जाने वाला नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई कि जो बच्चे इस सेक्टर में पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ, उसमें भी अलग अलग सब सेक्टर्स हो सकते हैं। सोलर का है, विंड का है, आपका हाइड्रो हो सकता है, और अब तो और भी आ रही हैं, क्योंकि धीमे धीमे हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं जहाँ से हम लोग एनर्जी रिसोर्स, तो बहुत ह्यूज लाइन बन जाता है। लेकिन सर, अब आता हूँ बात जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट? क्योंकि सोलर अब ऐसे इस तरीके से बढ़त हो रही है कि जिस पे हमने सुना था पहले मोजरवेयर इसमें से कूदी, और उसने मोजरवेयर ने बहुत ज़्यादा फैलाव किया। उसके बाद और भी छोटे छोटे कंपनीज ने इसको लेना शुरू किया, स्पेशली उन कंपनीज ने काम करना शुरू किया जो कि ऑलरेडी इन्वर्टर्स और इस पर से थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत किया। क्योंकि अचानक जो अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, डोमेस्टिकली जब हमने यूटिलाइजेशन देखा तो कई कंपनीज कूद रही हैं। एक चैलेंज जरूर बन रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। आप सोलर पैनल अगर अपने घर पे लगाते हैं तो लगभग मान के चलिए वो पावर आपका कितना कैपेसिटी के हिसाब से है, उस हिसाब से लगता है। फिर भी 2.5 लाख से लेके वो 7-8 लाख तक का लग जाता है, और शायद जैसा बड़ा घर होगा उतना हाई उस पर से चला जाएगा। सर, ऐसा नहीं लगता कि लोग इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं रिलक्टेंट हो रहे हैं इसको लगाने के लिए, कि जितना हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे तो ज़्यादा ये होता कि हम बैंक में डाल देते तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाता, तो इसमें हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी तो एक चैलेंज रह जाएगा। तो हम कभी कभी एक साथ डोमेस्टिक जो उत्पादन हम सोच रहे थे और उसको ग्रिड में डालने का जो सपना देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज में आ जाएगा। या डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप बड़े इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल सेगमेंट देखेंगे तो एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं रेस्को मॉडल, और दिस इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनीज। ये बहुत ज़्यादा है कंपनीज। ये एक इंडस्ट्री या एक कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के पास जाके बोलती हैं, आपके इस एरिया में जो भी आपका रूफ है उसमें मैं भी पूरा इंस्टॉलेशन अपने खर्चे पे करूँगा। आप अगले 4 साल, 5 साल या 6 साल में इस रेट पे मुझे जितनी यूनिट बनती है आप उसके मुझे पैसे दीजिएगा। जो सेटलमेंट होगा या जो भी होगा वो मैं अपने उस पर कर लूँगा। तो ये रेस्को मॉडल जो है ये बहुत प्रिविलेंट है। अगर आप देखें, सरकार ने भी जो अपने गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट पे बिड रन करी है वो सब रेस्को मॉडल पे करी है। आपको जेब से नहीं लगाने की जरूरत है। तो क्या ये कॉमर्शियल यूनिट को भी दे रहे हैं अभी? आप जो कह रहे हैं वो केपेक्स मॉडल कहलाता है, बट वो मतलब ज़्यादातर लोग रेस्को मॉडल पे जाते हैं। तो एक बहुत मेजर पॉइंट था कि ये जो रेस्कोज हैं ये भी छोटी कंपनी है, और आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स जो नए आ रहे हैं उनके लिए ये एक मॉडल बहुत अच्छा है। और गोइंग फॉरवर्ड ये जो रूफ टॉप है ये एक बहुत मेजर सोर्स बनेगा। जो भारत ने अभी ग्लासगो में COP26 हुआ था, उसमें उनका जो 2030 का पहले टारगेट 450 गीगावाट था उसको 500 गीगावाट किया। उसको अचीव करने के लिए जो हमारा 2000 ये रूफटॉप सोलर का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन आने वाला है। और जब वो कंट्रीब्यूशन आएगा तो कैसे आएगा? आपको बहुत सारे रेस्कोस चाहिए होंगे जो नए इनोवेटिव मॉडल लेके आए घरेलू के लिए, क्योंकि घरेलू क्या होता है, बहुत छोटा है, रिटेलर है, हो सकता है उसको आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ उससे अपफ्रंट ले लो, बाकी आप उसको किस्तों में ले लो। तो ये एक बहुत मेजर एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो तो ये एक बहुत मेजर एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो जॉब छोड़ के इस फील्ड में बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप मुझे ये बताइए कि क्या इतनी रिक्विजिट्स हैं? क्या आपको लग रहा है कि अगर छोटे एंटरप्रेन्योर्स इसमें और कूदते हैं तो उनके पास विल दे बी हैविंग अ लेवल प्लेग्राउंड? अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो देयर आर वेज, बिकॉज बड़े लेवल पे भी हमको ये देखना पड़ेगा, एक सर्टेन फिनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए आपको उस फील्ड में जाने के लिए। सो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वहाँ पर ये छोटे प्लेयर्स के साथ बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स करने के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आप एक सर्टेन काम के लिए छोटा कॉन्ट्रैक्ट ले लें। सो वो भी एक एरिया है। बट जो एंटरप्रेन्योर हम उसको मेरा जो समझ है आज इस सेशन को जो देखेंगे वो होंगे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ कि रूफटॉप से एंट्री करके आप बड़ा भी कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पर फिनेंसिंग अरेंजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन हाउ लार्ज यू वांट टू। तो इसमें गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है नए एंटरप्रेन्योर्स को कुछ सेटअप कराने में? हर टाइम पे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है इसके ऊपर, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो गवर्नमेंट का मेजरली ये होता है कि पॉलिसी सपोर्ट रहेगा कि आपने जब एक प्लांट सेटअप किया है, उस प्लांट में आप जो बिजली बेचोगे किसी के साथ 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे पावर परचेज एग्रीमेंट का। ये सारा जो फ्रेमवर्क है, या बिडिंग ट्रांसपेरेंट हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो सारा गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश कर रखा है फ्रेमवर्क, स्पेशली फॉर लार्ज बड़े प्रोजेक्ट्स। तो एक एंटरप्रेन्योर को शुरुआत करने के लिए कितने पैसे की जरूरत लगती होगी, अगर एक कोई छोटा एंटरप्रेन्योर अगर ये बिजनेस में आना चाहता है तो? देखिए, अगर आप 1 मेगावाट का प्लांट लगाते हो तो उसकी कॉस्ट 5 से 6 करोड़ के करीब हो सकती है, बट कई सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, लैंड के ऊपर, किस टाइप की लैंड है, कहाँ लगा रहे हैं। अब अगर आप महाराष्ट्र में जाके लगाओगे तो जाहिर बात है लैंड की कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप कोई एक रूरल एरिया डोमिनेटेड स्टेट जहाँ पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ लगाते हो तो हो सकता है थोड़ा कम हो, पर अमूमन 5 से 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ये लगा रहे हो तो उसका फिनेंशियल क्लोजर, मतलब ये है कि आपने उसका जो बायर है उसके साथ आपने सेटलमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उस प्लांट को लगाने का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो जनरली उसका एक प्रोसेस है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी इंस्टीट्यूट है जो बिड्स बड़ी बड़ी रन करता है प्लांट के लिए, और उसका पीपीए साइन करवाता है फिर अलग अलग स्टेट से बिजली पहुंचाने के लिए। तो लार्ज प्लेयर्स के पास एक काफ़ी अच्छी लेवल, राइट, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी एक अलग बिजनेस है। फॉर्मेट। तो मोहम्मद सैद सर, बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए, आपने हमारे साथ इतना वक्त निकाला। आप इतने ज़रूरत है कि इतने बड़े काम के साथ आप अपने आप को आपने जोड़ रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आप इसको बहुत बखूबी से संभाल रहे हैं। अर्नस्ट एंड यंग इज़ डूइंग अ वंडरफुल बिजनेस आउट देयर, बट एट द सेम टाइम एक आपने बहुत ज़रूरी बात बताई कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ बात ये नहीं कि आपको नौकरी का ये एक सिर्फ यहाँ पे आया मिलता है। अगर आप बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप लोग एक हब, एक जॉइंट कोलैबोरेशन से भी एक चीज़ें उतर सकती हैं। 5 से 6 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, बट वी कैन हैव सच पार्टनरशिप्स ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आपने बताया हमें, इतनी जानकारियाँ दी जिसके बारे में वाकई हम लोग को कुछ नहीं पता था। समय समय पे हम आपको याद करते रहेंगे और इस दिशा में और से ज़्यादा जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।